हाय एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं हमारा न्यू फंडामेंटल राइट दैट इज राइट टू फ्रीडम। इससे पहले हमने राइट टू इक्वलिटी देखा था। आज हम राइट टू फ्रीडम के अंदर आर्टिकल 19 देखेंगे। देखिए, आर्टिकल 19 जो है वो बात करता है कि फ्रीडम मिलनी चाहिए। अब किस टाइप की फ्रीडम मिलनी चाहिए? देखिए, आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीड सर्टेन फ्रीडम। कुछ फ्रीडम मिलनी चाहिए, वो क्या होंगी? वो भी टू ऑल सिटीजन। देखिए, आर्टिकल 19 जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स को मिलता है। अब आपको ये देखना है कि सिटीजन्स को, देखिए सिटीजन्स जो हैं, जो इंडियन सिटीजन्स हैं, उनको कौन कौन से राइट मिलते हैं? 15, 16, 19, 29 और 30। अगर आप ये आर्टिकल्स रीड करेंगे अपने बेयर एक्ट से तो आप देखेंगे इनमें साफ साफ लिखा होगा टू सिटीजन्स। जैसे कि आर्टिकल 19 है ना, यहाँ पे इसमें क्या लिखा है? टू ऑल सिटीजन्स। अगर यहाँ लिखा होता है टू ऑल पीपल तो उसमें सिटीजन्स और फॉरेनर्स दोनों आते हैं, लेकिन यहाँ पे साफ साफ लिखा है टू ऑल सिटीजन्स। तो सिटीजन्स को मिलने वाले कौन कौन से राइट हैं? आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। ये सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स को मिलते हैं। ठीक, अब यहाँ देखिए, इट एनकम्पासेस 6 फंडामेंटल राइट्स। देखो, आर्टिकल 19 के अंदर ही 6 राइट्स दे रखे हैं। पहला, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। पहला जो ए है यहाँ पे ना, जो ये ए नंबर सबसे फर्स्ट पे है, ये कह रहा है कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बोलने और अपनी एक्सप्रेशन करने की आज़ादी के बारे में बता रहे हैं। दूसरा, राइट टू असेंबल। कहीं पे भी आप इकट्ठा हो सकते हैं, कहीं पे भी आप खड़े हो सकते हैं, लेकिन आपको पीसफुली असेंबल होना पड़ेगा और विदाउट आर्म्स इकट्ठा होना पड़ेगा। फिर आता है राइट टू फॉर्म एसोसिएशन। आप एसोसिएशंस बना सकते हैं, यूनियंस बना सकते हैं और कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी बना सकते हैं। फिर जो फोर्थ है वो कहता है राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इंडिया के अंदर आपको हर जगह जाने की आज़ादी है, लेकिन इनमें भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन होंगे, हम वो आगे देखेंगे। ठीक है। फिर ई जो फिफ्थ है वो कहता है राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। देखिए, अगर आप उत्तराखंड के हैं तो आप दिल्ली में जाके फ्लैट ले सकते हैं, आप दिल्ली में जाके अपना घर बना सकते हैं। वैसे आप कहीं किसी भी स्टेट में जाके, गुजरात, कहीं भी किसी भी स्टेट में जाके आप अपना घर बना सकते हैं। तो ये आर्टिकल 19 ई आपको देता है, क्योंकि इसमें लिखा है राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। फिर एफ जो है वो है राइट टू प्रैक्टिस एंड प्रोफेशन और टू कैरी आउट एनी ऑक्यूपेशन। आपका जो भी ऑक्यूपेशन करने का मन है आप वो कर सकते हैं, कोई भी बिजनेस कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमारे आर्टिकल 19 के अंदर दी हैं। अब हम एक एक करके हर एक आर्टिकल को देखेंगे। देखिए, पहली चीज तो आर्टिकल 19 जो है ना, इसमें पहले ना 7 राइट्स थे। जैसे यहाँ पे लिखा है मैंने 6 है, ये ए बी सी डी ई एफ एफ तक है। पहले इसमें 7 राइट्स थे। इसमें राइट टू एक्वायर, होल्ड और डिस्पोज ऑफ दी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का राइट भी मिलता था, लेकिन 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 में ये प्रॉपर्टी वाले राइट को डिलीट कर दिया। तो अब इसमें सिर्फ 6 राइट हमको दे रखे हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे आर्टिकल 19A। अब देखिए, आर्टिकल 19 का सब क्लॉज ए क्या कहता है? राइट टू एक्सप्रेस वंस व्यू, ओपिनियंस, बिलीफ, कन्विक्शंस फ्रीली बाय माउथ, राइटिंग, प्रिंटिंग, पिक्चरिंग और एनी अदर मैनर। इसका मतलब यह है कि हर एक सिटीजन को उन्हें राइट है कि वो एक्सप्रेस कर सके अपने व्यूज, क्या वो सोच रहे हैं, उनका ओपिनियन, उनके बिलीफ, उनका कन्विक्शन फ्रीली, वो भी फ्री ढंग से कर सकें, फ्री ढंग से वो उसको एक्सप्रेस कर सकें। किस से अगर वो कुछ बोलना चाहते हैं तो वो फ्री ढंग से बोल सकते हैं। अगर वो कोई चीज़ आर्टिकल लिखना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अगर वो कोई प्रिंट मीडिया में कोई चीज़ डालना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। अगर वो पिक्चर के माध्यम से कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आर्टिकल 19A में बोली गई है। इसके अलावा आप एक और चीज़ देखिए, इसमें एक और चीज़ क्या बोली है? वो ये बोली है कि राइट टू, अब इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। ठीक है, अब देखिए इसके जो एग्जाम्पल है वो क्या है? पहला एग्जाम्पल ये है राइट टू प्रोपोगेट वंस ओन एज वेल एज अदर्स व्यू। हम अपने व्यूज भी पूरे ढंग से रख सकें और हम दूसरे के व्यूज भी रख सकें, तो ये हमारा राइट है। राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ साइलेंस, चुप रहने का अधिकार भी हमें दिया है। कोई आपको जबरदस्ती नहीं बोल सकता कि नहीं बोलो बोलो बोलो, नहीं। अगर आपको कुछ नहीं बोलना है तो आपको यहाँ पे फ्रीडम ऑफ साइलेंस भी दे रखा है। फ्रीडम ऑफ द प्रेस, जो प्रेस है हमारा, प्रिंट मीडिया, न्यूज, इन सबको भी फ्रीडम है। तभी तो ये कुछ ऐसे न्यूज गवर्नमेंट के अगेंस्ट छाप सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इनको फ्रीडम दे रखी है। राइट against the imposition of pre-censorship on the newspaper, freedom of commercial advertisement, एडवर्टाइजमेंट करने की भी फ्रीडम है। राइट अगेंस्ट टेपिंग ऑफ टेलीफोनिक कॉन्वर्जेशन, टेपिंग का मतलब होता है कि रिकॉर्ड कर लेना, टेलीफोनिक कॉन्वर्जेशन का, तो ये भी राइट दे रखा है। राइट टू टेलीकास्ट, राइट टू नो अबाउट गवर्नमेंट एक्टिविटीज, हमें अधिकार है अगर हम कोई सवाल गवर्नमेंट से पूछते हैं तो ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट हमें मना कर सकती है, हमारा राइट है ये पूछना। उसके बाद राइट टू डेमोन्स्ट्रेशन और पिकेटिंग बट नॉट राइट टू स्ट्राइक। देखो, हमें अगर कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही तो हम डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हैं, लेकिन हम राइट टू स्ट्राइक नहीं कर सकते, हम काम रोक नहीं सकते। हम लोग ये नहीं बोल सकते नहीं हम लोग स्ट्राइक में आ गए, सारा काम काज बंद करके हम लोग स्ट्राइक में बैठ गए, नहीं, ये नहीं कर सकते हम लोग। राइट अगेंस्ट बंद कॉल्ड बाय द पॉलिटिकल पार्टी और ऑर्गेनाइजेशन, सबसे इंपॉर्टेंट बात है हमें चुप रहने का भी हमें फ्रीडम दे रखा है। बोलने का अधिकार तो है, लेकिन फ्रीडम ऑफ साइलेंस भी दे रखा है।
आर्टिकल 19A का अब रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस क्या है, मतलब जो हमने ये अभी इतने सारे फ्रीडम रीड करे कि हमें क्या क्या राइट मिला है, क्या क्या हमें फ्रीडम मिली है, इनमें भी कुछ रिस्ट्रिक्शन है, मतलब इनमें कुछ रोक लग सकती है, कुछ अपवाद है इनके। पहला, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन बाय द स्टेट। जो हमारी गवर्नमेंट है ये इसमें रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। कैसे? अगर कोई चीज़ सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया के अगेंस्ट जा रही है तो उसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लग सकता है। सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसे भाषण दे दिए गए, कुछ ऐसी न्यूज़ ले आई गई है जो कि सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट को हार्म कर रही है, जो कि सिक्योरिटी के अगेंस्ट जा रही है, तो वहाँ पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लग सकता है। फ्रेंडली रिलेशन विथ फॉरेन स्टेट को खराब कर रही है, किसी का कोई स्टेटमेंट फ्रेंडली रिलेशन को खराब कर रहा है, तो वहाँ पे उनका आर्टिकल 19A को हम लोग रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी या फिर मोरालिटी, कोई ऐसी बात है, कुछ ऐसा किसी ने कोई ऐसी चीज़ लिख दी है जो कि वुमेन की मोरालिटी के अगेंस्ट जा रही है, जो कि मॉरल एथिक्स के अगेंस्ट जा रही है, उन पे भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लग सकता है। कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट, आपने कुछ कोर्ट की कुछ ऐसी अवहेलना कर दी है जो कि कोर्ट के अगेंस्ट है, जो कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर आ रही है, तब भी आप पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लग सकता है। डिफेमेशन, इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, आप कुछ भड़का रहे हैं, कुछ आप दंगे भड़का रहे हैं, कुछ ऐसा ऑफेंस आप लोगों को कह रहे हैं कि इस ऑफेंस में पार्ट लीजिए, तो ये सारी चीज़ भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन में आएंगी। आर्टिकल 19 का सब क्लॉज ए या आर्टिकल 19 का पार्ट ए ये कहता है। तो अभी हमने देखा क्या, आर्टिकल 19A जो कि है राइट टू एक्सप्रेस वंस व्यू, ओपिनियंस, बिलीफ, कन्विक्शन फ्रीली बाय दीज मीडियम्स। अब जो हम सेकंड देखेंगे आर्टिकल 19 का बी, ये क्या कहता है? देखो ये कहता है कि पहला हमने देखा कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, अब हम देखेंगे राइट टू एवरी सिटीजन, हर एक सिटीजन को राइट है कि वो असेंबल हो सके, मतलब इकट्ठा हो सके पीसफुली, बिना कुछ हल्ला गुल्ला किए, विदाउट आर्म, बिना कोई वेपन रखे हुए, इंक्लूडिंग द राइट टू होल्ड पब्लिक मीटिंग, अगर उसे कोई पब्लिक मीटिंग करनी है वो भी कर सकता है, कुछ डेमोन्स्ट्रेशन करना है वो भी कर सकता है, कुछ उनको कोई कुछ प्रोसेशन कुछ टेकआउट करनी, वो सारी चीज़ें हो सकती है, लेकिन उसके लिए कुछ क्या दे रखे लिमिटेशन है। पहला, आपको फर्स्ट चीज़ जो है, आप जो भी काम करोगे वो बिल्कुल शांतिपूर्वक ढंग से ही करोगे, विदाउट आर्म, आपके पास कुछ ऐसा वेपन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इसके लिए क्या है ऐसे, देखो, दिस फ्रीडम कैन बी एक्सरसाइज ओनली इन पब्लिक लैंड, आप ये सिर्फ और सिर्फ पब्लिक लैंड में कर सकते हो, किसी के प्राइवेट घर में जाके नहीं कर सकते हो। अगर आपको फॉर एग्जांपल किसी बिजनेसमैन के अगेंस्ट कुछ ऐसा डेमोन्स्ट्रेशन दिखाना है, अपनी नाराजगी दिखानी, तो आप उसके घर के अंदर घुस के नहीं दिखा सकते हो, आपको किसी पब्लिक लैंड पे, जैसे पार्क होते हैं, कुछ ऐसे लैंडमार्क जगह होते हैं, जैसे कि दिल्ली में जंतर मंतर है, तो वहाँ पे आप दिखा सकते हो। इसका ये मतलब नहीं है कि आप किसी के घर के अंदर दिखा रहे हो, नहीं। द असेंबली मस्ट बी पीसफुल, जहाँ पे भी आप असेंबल होगे आपको शांतिपूर्वक ढंग से असेंबल होना है, पीसफुली, अनार्म्ड, कोई वेपन नहीं होना चाहिए आपके पास। दस दिस प्रोविजन डज नॉट प्रोटेक्ट डिसऑर्डरली वॉयलेंट राइटर्स असेंबलीज। देखो, अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जिससे कि जो ऑर्डर है, जो कि लॉ एंड ऑर्डर है, वो बिगड़ रहा है, वो बहुत ही वॉयलेंट काम है, रॉयटर्स काम है, या फिर बहुत ज़्यादा असेंबली, मतलब बहुत ज़्यादा दंगे करने वाली असेंबली हो रही है, तब आपको उसमें कोई भी प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। वन दैट क्लॉज अ ब्रीच ऑफ पब्लिक पीस, और दैट, अगर आप कोई पब्लिक पीस को ब्रीच कर रहे हो तब भी आपको इसमें कोई भी प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। देखिए, आर्टिकल 19 के अंदर राइट टू स्ट्राइक करने का अधिकार नहीं है आपको सिर्फ आप अपनी नाराजगी दिखा सकते हो, लेकिन आप स्ट्राइक का मतलब होता है आपने सारा काम, अपना काम वगैरह छोड़ दिया है, आपने बोला कि अब तो मैं काम पे जाऊंगा ही नहीं, तो आप काम नहीं रोक सकते हो। हाँ, आप अपनी नाराजगी दिखा सकते हो कुछ समय के लिए, पर आपने ये बोल दिया नहीं भाई अब तो हम स्ट्राइक पे हैं, हम काम होने ही नहीं देंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो राइट टू स्ट्राइक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है। अब देखिए, इसमें भी कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है। पहला रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन क्या है? देखो, इसका रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ये है कि अगर आप जो ये असेंबल हो रहे हो, अगर आप सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया के अगेंस्ट जा रहे हो, मतलब कि संप्रभुता और यूनिटी, इंटीग्रिटी का मतलब होता है एक प्रकार से यूनिटी ऑफ इंडिया के अगेंस्ट आप जा रहे हो, जो हम कहते हैं कि भारत हमारा एक देश है, अगर आप उस देश को डिवाइड करने के बारे में बात कर रहे हो, डिसयूनिटी के बारे में बात कर रहे हो, तो वो आपको फिर उसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन में आ जाओगे। अगर आप इसलिए असेंबल हो रहे हो जिससे कि कुछ पब्लिक ऑर्डर हार्म हो रहा है, या फिर मेंटेनेंस ऑफ ट्रैफिक जो है वो बहुत ज़्यादा कंसर्न हो रहा है, मान लिया जाए आप ऐसी जगह पे, जैसे ये रोड है, अब आप रोड में जाके बैठ गए, अब यहाँ से गाड़ी आ रही और ये आपने क्या कर दिया, ट्रैफिक में बहुत ज़्यादा जाम लगा दिया है, तो यहाँ पे आपको अलाउ नहीं किया जाएगा, यहाँ पे लिखा है, इसलिए आपकी जो ये आप कहोगे नहीं हम तो पीसफुली बैठे हैं, हम तो रोड में बैठे, रोड तो सबकी नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर आप पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब करो तो आपकी इस असेंबली को हटा दिया जाएगा, इसीलिए ये रिस्ट्रिक्शन के अंदर आती है। ये है आपके रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, आर्टिकल 19 का बी पार्ट। अब देखो, आर्टिकल 19 का ही सी पार्ट है, ये कहता है कि अभी तक हमने देखा हमें एक्सप्रेशन की आज़ादी है, फिर हमने देखा हमें असेंबल होने की आज़ादी। अब हम देखने वाले हैं आर्टिकल 19 का सी, ये कहता है सारे के सारे सिटीजन्स को राइट है, किस चीज़ का राइट है? टू फॉर्म, वो एसोसिएशन बना सकते हैं, अगर उन्हें कोई संगठन बनाना चाहते हैं तो वो बिल्कुल बना सकते हैं, कोई यूनियन बनाना है बिल्कुल बना सकते हैं, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ वो बनाना चाहते हैं बिल्कुल ये भी बना सकते हैं, अगर वो कोई पॉलिटिकल पार्टी बनाना चाहते हैं ये भी बना सकते हैं, कोई कंपनी बनाना चाहते हैं बिल्कुल आपको अधिकार है, सोसाइटी बनाना चाहते हैं, क्लब्स बनाना चाहते हैं, ट्रेड यूनियन सब कुछ बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी कुछ क्या है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी दे रखी है, ठीक है। पहली चीज़, द राइट टू स्टार्ट एसोसिएशन और फंड, क्या है? कोई भी इंसान इस एसोसिएशन बना सकता है, यूनियन भी बना सकता है, स्टार्ट कर सकता है। राइट टू कंटिन्यू विद द एसोसिएशन और यूनियन, अगर वो किसी यूनियन और एसोसिएशन का पार्ट है तो वो उसको कंटिन्यू भी कर सकता है। नेगेटिव राइट ऑफ नॉट टू फॉर्म और जॉइन एन एसोसिएशन और यूनियन, देखो इसमें एक नेगेटिव राइट भी आता है। पहली चीज तो ये राइट आपसे कहता है कि आप स्टार्ट कर सकते हो, कंटिन्यू
कंटिन्यू भी कर सकते हो एसोसिएशन को। फिर ये तीसरा कहता है निगेटिव राइट, अगर आपको किसी एसोसिएशन का पार्ट नहीं होना है तो आपके पास पूरा अधिकार है उसको मना करने का कि नहीं, मुझे इस एसोसिएशन से ज्वाइन नहीं होना है, तो वो आएगा आर्टिकल 19C में। देखो क्या लिखा है, द राइट टू ऑब्टेन रिकॉग्निशन। आप जो भी इसमें ये लिखा है, जो ये थर्ड चीज में लिखी है कि अगर आपने कोई एसोसिएशन बना दिया, अब आप उसके लिए ये नहीं कह सकते कि अब इसको रिकॉग्निशन भी देगा स्टेट, नहीं, वो फंडामेंटल राइट के अंदर नहीं आता। हाँ, आप स्टार्ट कर सकते हो, कंटिन्यू भी कर सकते हो, लेकिन आप उसको रिकॉग्निशन नहीं ले सकते हो। द राइट टू ऑब्टेन रिकॉग्निशन ऑफ एन एसोसिएशन फॉर्म्ड इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। मान लिया जाए ए ने कोई एसोसिएशन बनाया, अब ए चाह रहा है कि उसको रिकॉग्निशन भी मिल जाए, तो जब तक वो पूरे टर्म्स एंड कंडीशन फॉलो नहीं कर देगा उसके तभी मिलेगा। लेकिन अगर वो चाह रहा है उसने टर्म्स एंड कंडीशन भी फुलफिल नहीं करें, फिर भी वो चाह रहा है कि नहीं आर्टिकल 19 तो मेरा फंडामेंटल राइट है, उसमें लिखा है कि मैं एक एसोसिएशन को स्टार्ट कर सकता हूं, तो उसको रिकॉग्निशन भी मिलना चाहिए बाय द स्टेट, ऐसा नहीं होगा। यह लिखा है राइट टू ऑब्टेन रिकॉग्निशन ऑफ एन एसोसिएशन इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। ठीक है, तो ये है ये। उसके बाद आता है आपका द ट्रेड यूनियन हैव नो, फिर जो नेक्स्ट चीज लिखी है वो लिखेगी, ये लिखेगी द ट्रेड यूनियंस हैव नो गारंटीड राइट टू इफेक्टिव बार्गेनिंग और राइट, इसमें भी वही लिखा हुआ है, अगर कोई ट्रेड यूनियन है तो उनके पास राइट टू स्ट्राइक करने का अधिकार नहीं है, वो हड़ताल नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा राइट टू डिक्लेयर अ लॉकआउट, वो लॉकआउट भी नहीं कर सकते, टू स्ट्राइक भी नहीं कर सकते। मान लीजिए कोई ट्रेड यूनियन है, उसने बोला नहीं अब तो हम लोग वर्क पे आएंगे ही नहीं, तो वो राइट टू स्ट्राइक के अंदर आ जाएगा। और उन्होंने कह दिया कि नहीं अब जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हम लोग वर्क पे आएंगे ही नहीं, तो वो राइट टू स्ट्राइक के अंदर आएगा, तो वो अलाउड नहीं है आपको। इसके कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी है। पहला, द स्टेट कैन इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन द एक्सरसाइज ऑफ, देखो अगर कोई जो आप एसोसिएशन बना रहे हैं वो सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को हार्म करता है, दूसरा वो कुछ पब्लिक ऑर्डर और मोरालिटी को हार्म करता है, तो उसमें आपके एसोसिएशन को इनवैलिड भी डिक्लेयर किया जा सकता है, क्योंकि वो रिस्ट्रिक्शन के अंदर आ रहा है फिर। तो ये आर्टिकल 19 का सी पार्ट। देखो अब हम देखने वाले हैं आर्टिकल 19 का डी पार्ट। इसमें क्या है, ये राइट देता है सारे के सारे सिटीजन्स को टू मूव फ्रीली, मतलब फ्रीली वो कहीं भी इंडिया के अंदर घूम सकते हैं थ्रू आउट दी टेरिटरी ऑफ द कंट्री। ध्यान देना, आर्टिकल 19 विद इन द इंडिया के बारे में बात करता है और आर्टिकल 21 आउटसाइड इंडिया के बारे में बात करता है कि मुझे दूसरे देश में घूमने जाना है तो आर्टिकल 19 उसमें आएगा। लेकिन अगर विद इन इंडिया अगर आपके कोई रिस्ट्रिक्शन में हार्म हो रहा है तो आपका आर्टिकल 19 वायलेट हो रहा है। अगर आपको कोई दूसरे देश में नहीं जाने दे रहा है तो आपका आर्टिकल 21 हार्म हो रहा है। हम अभी आगे देखेंगे ये। देखो क्या लिखा हुआ है, इसमें साफ साफ लिखा है कि आर्टिकल 19 जो है वो किस लिए है। आर्टिकल 19 राइट ऑफ सिटीजन टू मूव फ्रीली थ्रू आउट दी टेरिटरी ऑफ द कंट्री विद इन स्टेट टू स्टेट। अगर मान लीजिए आप झारखंड के हैं तो झारखंड से झारखंड और झारखंड से बिहार, ये विद इन स्टेट और स्टेट टू स्टेट, अगर ये कुछ भी आपका हार्म हो रहा है तो आपका आर्टिकल 19 हार्म हो रहा है फिर। ठीक है, आर्टिकल 19 जो बात करता है मैंने लिखा भी है, ये इंटरनल मूवमेंट के बारे में बात करता है और आर्टिकल 21 एक्सटर्नल मूवमेंट के बारे में बात करता है। इसमें भी कुछ रिस्ट्रिक्शन है जो कि है इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक। अब देखो, द मूवमेंट ऑफ प्रोस्टिट्यूट्स कैन बी रिस्ट्रिक्टेड ऑन ग्राउंड्स ऑफ पब्लिक हेल्थ। अगर कभी भी किसी भी प्रोस्टिट्यूट का जो मूवमेंट है वो हिंडर हो रहा है, अगर उनको रोका जा रहा है कहीं पे किसी विद इन द स्टेट और स्टेट टू स्टेट, तो वो अलाउड है क्योंकि वो पब्लिक हेल्थ और पब्लिक मॉरल्स के में आ जाएगा, तो वहाँ पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लग सकती है। दूसरी बात, शेड्यूल ट्राइब। मान लिया जाए ये एक बहुत बड़ा स्टेट है, यहाँ पे ये एरिया पर्टिकुलरली रिजर्व है शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। शेड्यूल ट्राइब्स कौन होती हैं, जिनका जो इंटरेक्शन है ना जनरल लोगों से वो बहुत कम होता है, मतलब वो ज़्यादातर फॉरेस्ट एरिया में ही रहते हैं, वो ज़्यादातर सेक्लूडेड रहते हैं, वो अकेले ही रहते हैं, या फिर वो एक प्रकार से अपने विद इन दिस पर्टिकुलर बाउंड्री ही रहते हैं। तो अगर कोई नॉर्मल इंसान अगर कोई बोल रहा है नहीं मुझे तो वहाँ पे जाना है, ऐसा नहीं होगा, वहाँ पे भी आपके लिए कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती हैं। यहाँ पे शेड्यूल ट्राइब्स के केसेस में भी आप उनको उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको इजाज़त नहीं दी जाएगी कि आप वहाँ पे एंटर करें, तो यहाँ पे भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लग सकते हैं। तो मूवमेंट ऑफ फ्रीली, अगर आपको रोका जा रहा है कि नहीं आप फ्री मूव नहीं कर सकते, तो दो ही टर्म में रोक सकते हैं। पहला, अगर कुछ ऐसा हेल्थ की चीज़ हो रही है या फिर कुछ ऐसे मॉरल्स जो हैं वो डिग्रेड हो रहे हैं तभी, या फिर इंटरेस्ट ऑफ द शेड्यूल ट्राइब, हमें शेड्यूल ट्राइब्स के इंटरेस्ट को अच्छा रखना है या उनको प्रोटेक्ट करना है, तब भी जो है आपको इसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन मिल सकती है। देखिए आर्टिकल 19E क्या बोलता है। अब हमने देखा फ्रीली मूवमेंट के बाद, अब जब आप एक जगह से अगर आप ए से बी जगह में घूम रहे हो, अगर आप यहाँ 1-2 दिन के लिए घूमने आए हो तो जाहिर सी बात है फिर आप कहीं ना कहीं रुकोगे भी सही। तो ये वही कहता है, एवरी सिटीजन हैज़ अ राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। देखो अब सेटल होने का मतलब है आप 1-2 दिन के लिए कहीं घूमने के लिए गए, आप हिमाचल प्रदेश गए, आप उत्तराखंड गए, आप जम्मू कश्मीर गए, तो आप वहाँ 1-2 दिन के लिए किसी होटल में रुकोगे, तो ये आर्टिकल 19E आपको यहाँ से ये राइट देता है कि आप रुक सकते हो टेम्परली और परमानेंटली भी रह सकते हो। जैसे कि अगर कोई इंसान है उसने दिल्ली में फ्लैट ले लिया, कहीं ऐसी जगह में गुजरात में फ्लैट लेके वो रह रहा है, तो वो वहाँ पे परमानेंटली रह रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो आती हैं वो आर्टिकल 19E के अंदर आती हैं। आर्टिकल 19 हर सिटीजन को ये राइट देता है कि वो फ्रीली या कहीं पर घूम सके और रह भी सके, सेटल भी हो सके। इसमें भी कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। देखो
सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट सर्टेन काइंड ऑफ पर्सन सच एज प्रोस्टिट्यूट्स, हैबिचुअल ऑफेंडर्स एक्सेट्रा कैन बी बैंड फॉर एंटरिंग एंड रिसाइडिंग इन सर्टेन एरियाज। उसके अलावा प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स, तो जो ऊपर दिए थे वो भी यही सेम दे रखे हैं। अब है हमारा आर्टिकल 19F, ये एक्चुअली F नहीं होगा, ये G होगा, क्योंकि जो F था ना वो राइट टू प्रॉपर्टी था, वो डिलीट हो गया है, वो हटा दिया है। तो अब जो हमारा है वो है आर्टिकल 19, हम देख रहे हैं आर्टिकल 19 का G पार्ट। देखो G, देखो जो E के बाद डायरेक्टली G आ रखा है अगर आप अपना बेयर एक्ट उठाएंगे तो, क्योंकि F जो था ना वो राइट टू प्रॉपर्टी था, वो हटा दिया गया है। ठीक है, तो अब देखो आर्टिकल 19 का 1G क्या बोलता है, ऑल सिटीजन्स, क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि सारे के सारे सिटीजन्स जो हैं, ऑल सिटीजन्स आर गिवन द राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और परस्यू एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड, बिजनेस ऑफ देयर चॉइस। ये कह रहा है कि हर एक सिटीजन को राइट है, ठीक है, राइट है कि वो प्रैक्टिस कर सके जो भी प्रोफेशन वो प्रैक्टिस करना चाहते हैं। अगर आपको डॉक्टर बनना है आप डॉक्टर बन सकते हैं, अगर आपको अपना ब्यूटी पार्लर खोलना है आप अपना ब्यूटी पार्लर खोल सकते हैं, अगर आपको बिजनेस खोलना है आप बिल्कुल बिजनेस कर सकते हैं, अगर आपको कंस्ट्रक्शन वर्क करना है आप कंस्ट्रक्शन वर्क कर सकते हैं, आपको कुछ भी करना है आप अपने सारे ऑक्यूपेशन कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, ऑफ योर चॉइस, जो आपकी चॉइस है आप वो कर सकते हैं। लेकिन कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, पहला आप कुछ ऐसा इमोरल काम नहीं करेंगे, कोई डेंजरस ऑक्यूपेशन नहीं करेंगे। मान लिया जाए किसी इंसान ने क्या किया, वो लोगों को बेच रहा है, वो वुमेन्स को बेच रहा है, बच्चों को दूसरे देश से लेके आ रहा है, किसी पर्टिकुलर स्टेट से लेके आ रहा है, गरीब स्टेट से लेके आ रहा है और बेच दे रहा है, नहीं, तो ये इमोरल काम में आएगा, ये आप नहीं कर सकते। कोई डेंजरस ऑक्यूपेशन, मान लिया जाए कोई इंसान गन बांट रहा है इलीगली, तो ये भी डेंजरस ऑक्यूपेशन में आएगा, ये आप नहीं कर सकते। स्टेट इज एम्पावर्ड टू प्रिस्क्राइब टेक्निकल क्वालिफिकेशन। देखो इसमें एक और चीज़ लिखी है कि अब यहाँ तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने बोल दिया कि आपको जो भी काम करना है आप हर एक सिटीजन को राइट है जो भी उसको अपना ऑक्यूपेशन करना है वो कर सकता है। लेकिन यहाँ पे स्टेट को भी ड्यूटी दी, स्टेट मतलब गवर्नमेंट को एम्पावर करना पड़ेगा, लोगों को उन्हें टेक्निकल क्वालिफिकेशन देनी पड़ेगी अगर नेसेसरी है तो। अगर आपने देखा होगा ना कहीं कहीं जगह पे आईटी सेंटर ओपन हुए, यहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट है ये यूथ को, जो यूथ आईटी सेक्टर में कुछ करना चाहते हैं उनको फ्री का 3 मंथ 6 मंथ 1 ईयर का डिप्लोमा दे रही है, उनको कंप्यूटर की नॉलेज सिखा रही है। तो ये सारी चीज़ें स्टेट को देनी होंगी, ये आर्टिकल 19(1)G से ही आता है, तो ये आपने देखा होगा प्रैक्टिकली। ठीक है, उसके अलावा एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में अगर कोई बेरोजगार अपना नाम लिखाता है तो फिर वहाँ से फ़ोन आता है कि हम ये पर्टिकुलर प्रोग्राम लेके आ रहे हैं, अगर आपको पार्ट लेना है तो आप ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें भी इसमें आएंगी, पर इसके कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। पहला, द स्टेट कैन इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन दिस ग्राउंड, ऑन द ग्राउंड ऑफ इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक। मतलब कि बहुत सारे लोगों के अगर अगेंस्ट कुछ काम हो रहा है तो आपका वो ऑक्यूपेशन, आपका आर्टिकल 19(1)G को हम रोक भी सकते हैं। यह है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। अब देखिए आर्टिकल 19 के कुछ केसेस हैं, देख लेते हैं वो सारे केसेस। पहला केस है आपका रमेश थापर वर्सेज स्टेट ऑफ मद्रास। अब जो हम ये आर्टिकल 19 पढ़ लेना, ये हम पढ़ लें राइट टू फ्रीडम पढ़ लें। ठीक है, अब जो भी हम नीचे वो देखेंगे केस लॉस, उसमें कहीं ना कहीं पे उनका फ्रीडम वॉयलेट हो रहा होगा। फिर सेकंड है बिजॉय इमानुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। फिर है बेनेट कोलमैन एंड कंपनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। देखो पहले केस में क्या है, रमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास में क्या है ना, प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो थी उन्होंने एक बैन लगा दिया था एडमिशन और सर्कुलेशन ऑफ एक वीकली न्यूज़पेपर। अब देखो हमारा पहला राइट क्या था, अगर आपने अपना आर्टिकल 19 का 1A पढ़ा है, वो क्या है, वो कहता है कि हर एक इंसान को फ्रीडम है कि वो अपने ओपिनियन एक्सप्रेस कर सके, अपना जो भी वो सोच रहा है उसको वो एक्सप्रेशन कर सकता है। यहाँ पे न्यूज़पेपर पे ही बैन लगा दिया। उसी के अंदर एक राइट था कि आप राइट टू न्यूज़पेपर, राइट टू प्रेस था, तो यहाँ पे न्यूज़पेपर पे बैन लगा देना उस आर्टिकल 19(1)A का वायलेशन है। यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द कोर्ट ऑफ जस्टिस रूल द ऑर्डर, इसमें ये बोला गया कि जो ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट का जो ऑर्डर था ना ये इनवैलिड था फॉर द फ्रीडम। यहाँ पे फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है वो वॉयलेट हो रही है, तो ये कुड नॉट ओनली बी वॉयलेटेड इफ द पब्लिकेशन सर्कुलेशन इज नॉट डायरेक्टली प्रोहिबिटेड। इसमें ये बोला गया था कि जो ये फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है इसका वॉयलेशन हो रहा है। बस इसमें यही है कि फ्रीडम ऑफ द प्रेस जो है वो वॉयलेट हो रहा था, और यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट है या जो हमारी कोर्ट ऑफ जस्टिस है उन्होंने ये बोला कि आर्टिकल 19(1)A वॉयलेट हो रहा है। बिजॉय इमानुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में क्या है, 3 गर्ल्स थी। इस पर्टिकुलर में इस केस में क्या होता है कि एक स्कूल में नेशनल एंथम गाया जा रहा था, लेकिन 3 गर्ल्स थी इन्होंने मना कर दिया कि हम लोग नेशनल एंथम नहीं गाएंगे। ठीक, तो जब इन्होंने मना करा ये नेशनल एंथम नहीं गाएंगे, तो उस स्कूल ने क्या किया ना, इनको स्कूल से निकाल दिया और बोला और कभी भी उन्हें स्कूल के अंदर ज्वाइन ही नहीं होने दिया। तो यहाँ पे ये तीनों जब ये केस गया कोर्ट में, तो वहाँ सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला इन इमानुअल वर्सेस केरला केस में कि इन तीनों गर्ल का जो राइट है वो वॉयलेट हुआ है। मतलब अगर आपने आर्टिकल 19(1)A देखा तो उसमें क्या था, राइट टू साइलेंस दिया, चुप रहने का अधिकार भी है। तो अगर ये तीनों गर्ल्स नेशनल एंथम नहीं गा रही हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आप उनसे ज़बरदस्ती बोलोगे कि गाओ। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि नो वन शुड बी रिक्वायर्ड टू सिंग नेशनल एंथम अनलेस ही हैज़ सिंसियर मॉरल कन्विक्शन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजियस कन्विक्शन। क्या लिखा हुआ है कि अगर उनका सिंसियर मॉरल कन्विक्शन नहीं है तो आप उनसे ज़बरदस्ती नहीं बोल सकते कि नेशनल एंथम गाओ। इस केस में इन तीनों गर्ल्स का कोई मॉरल कन्विक्शन था ही नहीं, और ऊपर से इनका आर्टिकल 19(1)A कहता है फ्रीडम ऑफ साइलेंस इनको दे रखा है स्टेट ने,
तो ये इनका वॉयलेट हो रहा था, इनके पास चुप रहने का अधिकार है। वैसे ही बेनेट कोलमैन एंड कंपनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस और इंडियन एक्सप्रेस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का भी केस है। तो ये सारे केसेस आपके आर्टिकल 19 में आएंगे। थैंक यू सो मच।